नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर वो कौन से विषय हैं, वो कौन सी खबरें हैं जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पर। आज बोनस पॉइंट की शुरुआत हम मानसून की खबर के साथ करेंगे। शुरुआत में मानसून सीजन की बरसात सरप्लस में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब डेफिसिट में आ चुकी है। जानेंगे कि आखिर में मानसून कहां पहुंचा है। इसके अलावा सरकार फार्मा इंपोर्ट पर सख्ती कर सकती है। फार्मा उत्पादन के लिए चीन से आने वाले कच्चे माल के इंपोर्ट पर सख्ती की जा सकती है। जानेंगे कि इस सख्ती की वजह क्या होगी, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ बैंकों में एनपीओ को लेकर के प्रोविजनिंग बढ़ती जा रही है। मार्च तिमाही के दौरान प्रोविजनिंग में 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी की क्या है वजह और इसका असर, इसको अंशुमान सर से डिटेल में आज समझेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। समझने की कोशिश होगी किस बैंक ने कर्ज कितना सस्ता किया है और आगे क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के बातचीत होगी। इस पर चीन की सख्ती के बाद ऑटो कंपनियां सरकार से मध्यस्थता की मांग कर रही हैं। जानेंगे कि चीन का रुख क्या है और भारत की क्या तैयारियां हैं। इस पर अंशुमान सर से होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। और आखिर में अंत में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़े विवाद पर चर्चा होगी। जानेंगे कि ट्रंप ने विवाद को लेकर के क्या बयान दिया है और इस टकराव का असर क्या कुछ हो सकता है। इस पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन शुरुआत करेंगे आज मानसून की खबर के साथ। मानसून के रुकने की वजह से देश में मानसून सीजन के दौरान होने वाली बरसात अब सरप्लस से घट करके आ गई है डेफिसिट में। मौसम विभाग के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मानसून सीजन में 1 जून से 8 जून तक देश भर में औसतन 20.4 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो कि औसत के मुकाबले 25% कम है। सामान्य तौर पर इस दौरान 27 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। मानसून पिछले करीब 2 हफ्ते से पश्चिम में महाराष्ट्र और पूर्व में बिहार की दहलीज पर फंसा हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है। सर, पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने बातचीत जब की थी तो आपने कहा था कि मानसून जल्दी आता है तो ये जोखिम रहता है। तो क्या इस बार हम यही मान के चलें, क्या उसी तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ विपुल जी, हम लोगों ने चर्चा में संकेत दिया था कि मानसून का जल्दी आना बहुत अच्छी खबर नहीं होती। अगर आप पुराना इतिहास देखें, क्योंकि आमतौर पर जल्दी आया हुआ मानसून बाद में रुक जाता है और बीच के जो सबसे क्रूशियल महीने हैं उनमें बारिश कम होती है। और इसलिए हम लगातार अपने बोनस पॉइंट में अपडेट भी कर रहे हैं और बोनस के चैनल पर तो आपको मानसून मीटर में विस्तृत जानकारी मिल ही रही है मानसून की और क्षेत्रवार वितरण की। लेकिन मानसून लगभग पिछले 10-12 दिन से मध्य महाराष्ट्र में और बंगाल की खाड़ी बंगाल में फंसा हुआ है। और अब ये जो डेफिसिट दिख रहा है ना 30% का, ये थोड़ा चिंता पैदा करने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मिड जून तक इसका रिवाइवल शुरू हो जाएगा। तो मिड जून का मतलब 12 से 15 जून। लेकिन अगर ये 15 जून के बाद रिवाइवल होता ना विपुल जी, तो लेट रिवाइवल होगा। क्योंकि अभी अगर आप मैप देखें, जो हमारे सामने स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, एग्जैक्टली ये मैप पिछले 10 दिन से ऐसा ही है। और मध्य महाराष्ट्र में विदर्भ के पास एक ट्रफ बन रहा है, उस ट्रफ की वजह से मानसून फंसा हुआ है और यही स्थिति हमें पूर्वी हिस्से में दिख रही। और कोई बड़ा पैटर्न या कोई मूवमेंट हमें इस समय मानसून को बढ़ाने वाला बनता नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। हालांकि मानसून का भारतीय मानसून का स्वभाव बड़ा अप्रत्याशित है, इसे समझना मुश्किल है। लेकिन अगर ये अगले 1 हफ्ते में इसमें रिवाइवल की स्थिति तेजी से नहीं आती तो फिर माथे पर बल जरूर पड़ेंगे बाजार के विपुल जी उसके बाद। तो फिर क्योंकि फिर लोगों को 2009 का दौर याद आने लगेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इससे फिर अर्थव्यवस्था से लेकर के आरबीआई के कदम से लेकर के बाजार की जो शेयर बाजार है उस तक की स्थिति जो है गड़बड़ा जाएगी। सारे कैलकुलेशन इसी बात पर हैं कि मानसून सामान्य रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर हमारी लगातार अपडेट जो है हम आपको देते ही रहे हैं और जैसे कुछ अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच देश से एमएसएमई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई क्रेडिट गारंटी स्कीम तैयार करेगी। इसके तहत एमएसएमई इकाई को 20 करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल फ्री कर्ज सुनिश्चित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार महीने भर में इस स्कीम को पेश कर सकती है। स्कीम के तहत माइक्रो और स्मॉल इकाइयों को 95% तक लोन की गारंटी दी जा सकती है। सर, एमएसएमई एक्सपोर्ट पर यह फोकस आखिर में फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? सरकार को वापस याद आ गए छोटे मझोले उद्योग। 3 महत्वपूर्ण वजह हैं। एक महत्वपूर्ण वजह तो यह है कि सरकार पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट का इनका माहौल जितना बिखर चुका है, जिसमें ट्रेड वार चल रहा है, बाजारों में अनिश्चितता है, कौन सा देश किसके साथ कैसे ट्रेड करेगा, अलग अलग जगह टैरिफ लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अंदर से महसूस हो रहा है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर नए बाजार हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इस टैरिफ की नई व्यवस्था में संधियों के बीच में बाजारों में नए अवसर भी बनना शुरू होंगे और भारत के निर्यात में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी करीब 45% है। तो पहली तो वजह ये कि ये जो सब स्कीम दी जा रही है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें 20 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। पहली बार एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आ रही है एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए। इससे पहले की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी वो एमएसएमई इकाइयों को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए आई थी। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सपोर्ट बाजार में अगर कोई अवसर बन रहा है तो उन्हें लिया जा सके। दूसरा, बेरोजगारी की चिंता सरकार के सर पर है, क्योंकि अब जॉब मार्केट की स्थिति, भारतीय रोजगार बाजार की स्थिति बेहद खराब है। तो इसलिए भी कोशिश की जा रही है कि निर्यात के सहारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकें, क्योंकि भारत के जो प्रमुख एक्सपोर्ट हब्स हैं वो सब गिरावट का सामना कर रहे हैं, जो निर्यात के आंकड़े हमारे पास आते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति आयोग ने हाल में ही एक रिपोर्ट दी है छोटे उद्योगों पर। वो रिपोर्ट भारत के मझोले और छोटे उद्योगों की स्थिति के बारे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। शायद उसका भी असर है कि सरकार को महसूस हुआ है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ को थोड़ा और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जी, इस बीच सस्ते फार्मा इंपोर्ट से घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार कुछ चुनिंदा फार्मा मटेरियल्स पर न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसकी योजना बना रही है। दुनिया भर में जितनी जेनरिक दवाओं की सप्लाई होती है उसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है। लेकिन सस्ते इंपोर्ट की वजह से भारतीय इंडस्ट्री पर चोट पहुंच रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लगाने पर अब विचार कर रही है। सर, क्या चीन निशाने पर है और क्या वाकई में इससे दवाएं और ज़्यादा महंगी होती हुई नहीं दिखाई देंगी? चीन तो निशाने पर है और ये 2 तरीके की कोशिशें इसमें दिखती हैं। एक कोशिश तो ये कि चीन को जो भी थोड़ा बहुत चुकोटी काटी जा सके काट ली जाए, क्योंकि चीन पर निर्भरता दवाओं के मामले में भारत की अपूर्व है, अभूतपूर्व निर्भरता है। भारत में जो भी दवाओं का कच्चा माल, एपीआई या जो बल्क ड्रग्स आते हैं उनका सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है और चीन अब सस्ता माल भेजकर भारत में डंपिंग भी एक तरह से कर रहा है। दूसरी चिंता ये कि जब तक चीन से सस्ती दवाएं आती रहेंगी भारत में पीएलआई सफल नहीं होगा। सरकार ने पीएलआई स्कीम 15,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दवा सेक्टर के लिए लॉन्च की थी 2021 में। उसमें अभी निवेश नहीं आया और सबसे बड़ी चीज़ कि एपीआई बनाने वाले जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बल्क ड्रग बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं उनकी संख्या बेहद सीमित है, क्योंकि जो वो बनाएंगे वो उससे सस्ता चीन से भारत में आ जाता है। तो इसे रोकने के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को निवेश के लिए प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये भी दूसरी बड़ी वजह है, इसलिए फार्मास्यूटिकल पर पहली बार मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तय करने जैसी स्थिति दिख रही है। जी, इस बीच मार्च तिमाही के दौरान बैड लोन के लिए बैंकों की प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही की तुलना में प्रोविजनिंग 8% से ज़्यादा बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। प्रोविजनिंग बढ़ाने में सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंक आगे हैं। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में कर्ज फंसने की वजह से प्राइवेट बैंकों को प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। सर, बैड लोन प्रोविजनिंग बढ़ना कितना खतरनाक संकेत आप मान रहे हैं और आखिर में ये इशारा किस तरफ जा रहा है? आगे की क्या स्थिति आप देख रहे हैं?
विपुल जी, बैंक निफ्टी का चहक रहा है बाजार में पिछले 2 दिन से जब से आरबीआई की पॉलिसी आई है। बैंक निफ्टी की रोशनी में यह आंकड़ा थोड़ा चिंता पैदा करता है, क्योंकि जब भी बैंक्स अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाते हैं कर्ज के लिए, तो इसका मतलब वो एक तरह से ये संकेत दे रहे होते हैं कि ये कर्ज आने वाले समय में फंस जाएगा, नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, एनपीए में बदल जाएगा, और इसलिए बैंकों को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। हालांकि प्रोविजनिंग 30,000 करोड़ से कम है, जो कि कंफर्ट लेवल है बैंकिंग उद्योग के अंदर, लेकिन फिर भी 8% की बढ़ोतरी, और वो भी उन सेक्टर्स में जो सेक्टर्स कुख्यात तौर पर एनपीए क्रिएट करने वाले सेक्टर हैं, माइक्रो फाइनेंस के लिए, रिटेल के लिए। तो इसलिए अगली तिमाही में बैंकों के एनपीए भी बढ़ सकते हैं, जिसका संकेत प्रोविजनिंग दिखा रही, और इसके अलावा बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव भी बढ़ सकता है। ये इशारा ये प्रोविजनिंग का आंकड़ा हमारे लिए करता है। जी, इस बीच रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने भी कर्ज जो है सस्ता करने शुरू कर दिए हैं। हाल में 5 बैंकों ने कर्ज की दरों में कटौती कर दी है। सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने कर्ज की दरें घटा दी हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने कटौती की है। रिजर्व बैंक इस साल रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। साथ में सीआरआर में कटौती की घोषणा भी कर दी गई है। इस बीच खबर यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी दरों में कटौती की लेकर के अब जल्दबाजी नहीं होगी, और रेपो रेट में अगली कटौती अब दिसंबर तक ही संभव है। सर, रिजर्व बैंक भविष्य में ब्याज दर घटने पर अब क्या इशारा कर रहा है, और सस्ता कर्ज होने का असर क्या वाकई में क्रेडिट डिमांड में अब देखने को मिलेगा? आरबीआई का इशारा समझना जरूरी है। आरबीआई ने एक मुश्त इतनी बड़ी कटौती कर दी, जिसकी उम्मीद शायद आप 2-3 किश्तों में करते थे। 50 बेसिस पॉइंट की सीधी कटौती कर दी। इसका मतलब यह है कि भारतीय बैंकों को, कर्ज लेने वालों को और उद्योगों को अब कम से कम 2 तिमाही किसी कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 तिमाही का मतलब एक तो तिमाही इसमें कवर हो गई, जो कटौती अभी आई है, एक इसके बाद की, और एक दिसंबर की तिमाही। दिसंबर वाली तिमाही में जाकर आरबीआई शायद ब्याज दरों में कोई कटौती या चेंज करेगा, जो कि अगले क्वार्टर के लिए होगी। तो अगले 6 महीने विपुल जी अब पॉलिसी एक्शन नहीं होगा, कोई पॉलिसी एक्शन मिसिंग होगा, और ये बेहद दिलचस्प है देखना, क्योंकि एक मुश्त फ्रंट लोड करके ऐसी कटौती आरबीआई ने ब्याज दरों में ऐसी कटौती पहले कम की थी। पर इसमें और दूसरी चीज जोड़ लीजिए, जो आरबीआई का बाजूका कहा जा रहा है, सीआरआर में कमी, जो कि क्रमशः होगी। इसके बाद अब आरबीआई या सरकार ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सस्ते कर्ज का कितना फायदा लोगों को मिला, कर्ज लेने की मांग कितनी बढ़ी, और यहीं से वो दुविधा शुरू होती है। इकॉनमी में डिमांड नहीं है, अभी उत्पादन क्षमताएं कंपनियों के पास पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में बैंक कितना एडिशनल कर्ज पुश कर पाएंगे। हालांकि ब्याज दरें कम होने लगी हैं, 10% से नीचे के करीब पर ब्याज दरें आना शुरू हो गई हैं कई सेगमेंट में, लेकिन फिर भी अभी देखना होगा कि कर्ज की मांग में आने वाले समय में कितनी तेज बढ़ोतरी होती है इस सस्ते कर्ज के बाद, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपना काम कर दिया है। हाँ, अगर परोक्ष रूप से देखें तो इस रियायत से सबसे ज़्यादा राहत सरकार को मिलेगी, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी कर्ज लेने वाली एजेंसी है, तो उसके लिए ब्याज दरों में कमी होगी, तो सरकार के राजकोषीय घाटे पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक सर। इस बीच वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर से बिकवाली बढ़ाई है। जून के पहले हफ्ते के दौरान एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 8700 करोड़ 8700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेच दिए हैं। अमेरिका और चीन में ट्रेड को लेकर के बढ़ते तनाव तथा अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में हुई बढ़ोतरी की वजह से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की है। सर, इस तरफ आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, इसको लेकर के इशारे कर चुके हैं, लेकिन आगे चल करके विदेशी निवेशकों की तरफ से क्या रणनीति दिखाई आपको दे रही है, खासतौर से जो घटनाक्रम शुक्रवार को रहा? देखिए, बॉन्ड यील्ड बड़ा दिलचस्प है, और पहली बार अब लंबे समय बाद ऐसा देख रहे हैं कि भारत में बॉन्ड यील्ड्स घट रही हैं। 7% के आसपास 7.62% के से घट के 6.25% के आसपास बॉन्ड यील्ड आ गई, जबकि अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है। जो सबको पता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव है, घाटा है, विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है। तो इस स्थिति में बॉन्ड मार्केट एक दिलचस्प तस्वीर देख रहा है, जिसमें कि हम डायवर्जन देख रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ उन्हें भारत में निवेश करने के अपने फैसले लेने में कई बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मुझे यह दिख रहा है कि भारतीय बाजार में तेजी के बाद जैसे ही तेजी आती है, विदेशी निवेशक बिकवाली के लिए आते हैं और मुनाफा वसूली करते हैं, और यह क्रम आने वाले समय में हमें दिखाई देता रहेगा, क्रमशः चलता हुआ, कि जैसे जैसे भारतीय बाजारों में थोड़ी तेजी बनती दिखाई देगी, विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली करेंगे और बिकवाली करेंगे।
जी। रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट पर चीन की सख्ती के बाद दुनिया भर की कंपनियों पर अब दबाव देखने को मिल रहा है। भारत में भी ऑटो कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई कि चीन से सप्लाई बहाल कराने में मदद करें। इस बीच खबर यह भी है कि भारत ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करने वाले दूसरे देशों के साथ संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया से इंपोर्ट पर विचार हो रहा है। सर, शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत के बाद अब क्या क्या चीज़ें बदलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? हमारे लिए समझना जरूरी है विपुल जी कि चीन आखिर इस बातचीत के बाद कितना पिघला और उसने कितनी रियायत दी। बेहद अनोखा घटनाक्रम है दुनिया के बाजारों के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीन को चुनौती दे रहे थे, चीन की व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे थे, उन्हें अचानक 90 मिनट तक शी जिनपिंग को ये समझाना पड़ा और उसके पीछे चाइना की जो सबसे बड़ी मोनोपोली है रेयर अर्थ, वो उसके पीछे थी। तो तात्कालिक तौर पर जो घटनाक्रम है उसमें क्या चीन ने किया ये समझना जरूरी है, फिर हम भारत के संदर्भ से इसे समझते हैं। शुक्रवार की बातचीत के बाद पिछले 3 दिनों में दुनिया के बाजारों में रेयर अर्थ को लेकर क्या बदला, खतरा कितना कम हुआ, ये हम आपके स्क्रीन पर डेटा पॉइंट में दिखाते हैं। चीन ने अमेरिका के ऑटो मेकर्स के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए हैं। रोबोटिक्स और ईवी, ऑटोमोटिव और सेमीकंडक्टर के लिए रेयर अर्थ पर चीन थोड़ा उदार हुआ है। 28 अमेरिकी कंपनियों के लिए 90 दिनों तक निर्यात प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और 8 जून तक करीब 35% पेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशन को चीन ने अपने पास से मंजूरी दे दी है। इतना बदलाव चीन ने उस बातचीत के बाद किया है, लेकिन सख्ती जारी है और ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जो नॉन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए 7 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स पर अभी भी सख्ती बनी हुई है। 65% के आसपास आवेदन अभी भी लंबित हैं चीन के पास, जिन पर अभी कोई मंजूरी नहीं आई है। और इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के निर्माताओं के लाइसेंस मंजूर नहीं हो रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए शायद दरवाजा कुछ खुलने की उम्मीद है, जैसा आज दोपहर तक पता चल रहा था हमें, लेकिन भारत के मामले में चीन अभी निर्यात के लाइसेंस मंजूर करने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। रिश्ते भी थोड़े खटास में हैं, तनावपूर्ण है। इसका असर है कि बाजार में डिस्प्रोसियम ऑक्साइड की और टर्बियम की टर्बियम की कीमत करीब 18% बढ़ी है। डिस्प्रोसियम की कीमत में कल से कमी आई है क्योंकि बाजार में थोड़ी आपूर्ति मिलने की संभावना है। तो चीन ने थोड़ी उदारता तो दिखाई है विपुल जी, पर उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। अभी भी 60-70% रेयर अर्थ चीन के अपने लाइसेंसेस को रोक कर रखे हुए, और जो शर्तें उसने रखी हैं वो दुनिया के देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो सारी जानकारी चाहता है कि रेयर अर्थ लेकर आप कहाँ जाएंगे, किस उद्योग में लगाएंगे, कौन सा उत्पाद बनाएंगे, उसमें कितनी रेयर अर्थ लगेगी, ये सारा डेटा चीन अपने पास रखना चाहता है। और चीन इस बार अब पहली बार एक खनिज में अपनी मोनोपोली का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कर रहा है। लगभग ऐसा ही 1930 के दशक में हुआ था जब टिन में ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल किया था। वैसे चूंकि हालांकि सप्ताह का शुरुआत है विपुल जी, लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस बार हम अर्थम में रेयर अर्थ पर ही बात करेंगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चीन का वो कौन सा सीक्रेट प्लान था, जिस सीक्रेट प्लान के कारण चीन ने ये इतनी बड़ी सप्लाई चेन मोनोपोली क्रिएट कर ली, जिसका अब फिलहाल दुनिया के किसी देश के पास अगले 10-12 साल तक कोई तोड़ या कोई जवाब नहीं है। तो रेयर अर्थ को आप और डिटेल में समझना अगर आप चाह रहे हैं तो इस बार का अर्थम मिस मत कीजिएगा, और ख़ास तौर से जो हमारे प्राइम मेंबर हैं उनको ये शो और ज़्यादा पहले समय से काफ़ी पहले जो है देखने को मिल सकता है। हाँ, जो लोग सामान्य हैं उनके लिए थोड़ा सा विलम्ब से शो अवेलेबल होगा। तो अभी भी तक अगर आप हमारे प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो हमारी प्राइम मेंबरशिप को जल्द से जल्द आप एक्सेप्ट कीजिए। सर, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में भारत के लिए अब क्या विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, और क्या रेयर अर्थ के मुद्दे पर जो चीन है वो भारत की सुन नहीं रहा है क्या? हाँ, चीन अभी भारत की नहीं सुन रहा है और भारत और चीन के रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो भारतीय कंपनियां सरकार के बजाय कॉर्पोरेट स्तर पर, संगठन के स्तर पर चीन को समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर चीन ने अभी किसी रियायत और उदारता का संकेत नहीं दिया है। सबसे पहले अमेरिका को रियायतें मिली हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चीन की बातचीत हुई थी और लंदन में अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार वार्ताएं फिर शुरू हो गई हैं। चीन ने अपने रेयर अर्थ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए दोबारा मजबूर कर दिया 1 महीने के भीतर जिनेवा से। यहाँ ये ताकत है चीन के रेयर अर्थ पर डोमिनेशन की। तो ऐसी स्थिति में भी भारत के लिए रेयर अर्थ के लाइसेंस मिलना शुरू नहीं हुए। भारत को अब भारतीय कंपनियों को अब खुले बाजार में जहाँ ये रेयर अर्थ उपलब्ध है वहाँ से खरीदना पड़ेगा, जिसकी लागत ज़्यादा होगी।
इसके अलावा लंबी अवधि के लिए 5 साल 10 साल के कार्यक्रम के हिसाब से भारत ने वियतनाम और बाकी देशों से रेयर अर्थ की आपूर्ति की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। पर विपुल जी, समस्या ये है कि रेयर अर्थ रेयर नहीं है। रेयर अर्थ है तो रेयर, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में पाई जाती है। भारत में भी रेयर अर्थ के भंडार है। रेयर है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग और उसकी रिफाइनिंग और उसकी सप्लाई चेन, जिस पर चीन 90% कब्जा किए हुए। हम विस्तार से इस बार के अर्थ में आपको बताएंगे कि चीन की ताकत खनिज नहीं बल्कि खनिजों की पीछे की मैन्युफैक्चरिंग है, और इसलिए भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है कि रेयर अर्थ मिल तो जाएगा, लेकिन रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग कौन करेगा, उनसे मैग्नेट कौन बनाएगा जो कारों में और मोबाइल में और बैटरियों में लगाए जाएंगे। सर, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर आज यूके में बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधि बातचीत के लिए यूके भी पहुंच गए हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर पर पहले बात होगी, क्योंकि यूएस के सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर पाबंदी के जवाब में ही चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। सर, इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर क्या कुछ गतिरोध देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? विपुल जी, अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कूटनीतिक बढ़त देखें तो चीन के पास है, क्योंकि चीन ने बाध्य किया डोनाल्ड ट्रंप को इस बातचीत के लिए आने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के लिए बाध्य किया। लंदन में चीन के वाइस प्रीमियर ली हेफेंग और इसके अलावा पूरा बड़ा अमला, अमेरिका के वित्त मंत्री, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर लुटनिक, वित्त मंत्री बेसेंट और इसके अलावा यूएसटीआर, यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जर्मेन ग्रियर, ये तीनों लोग लंदन पहुंच रहे हैं और इधर से चीन का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं है। अमेरिका की तरफ से कोशिश ये होगी कि रेयर अर्थ वाले मामले में कोई लंबी सहमति बना ली जाए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं, भीतर की वजह क्या है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ की आपूर्ति बिल्कुल सीमित है। अमेरिका ने पिछले एक साल में केवल 1300 टन के आसपास मैग्नेट का प्रोडक्शन किया। अमेरिका में जो रेयर अर्थ निकलता है माउंटेन पास की माइन से, उसकी भी प्रोसेसिंग चाइना में होती है। वो और भी चाइना में प्रोसेस होने जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अमेरिका की मजबूरी थी कि वो चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठे, और चीन ने इसको एहसास किया है और चीन अपनी शर्तों पर दबाव बनाएगा। चीन की तरफ से कोशिश होगी कि जो समझौता हुआ था 90 दिनों वाला, जिसमें टैरिफ को 125% से घटाकर 10% पर लाया गया था, जो जिनेवा वाला समझौता था, इसकी अवधि और ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा दी जाए। इस पर अमेरिका राजी हो सकता है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह इसमें छूट देने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि कुछ और चाइना दे। चाइना ने रेयर अर्थ पर रियायत दी है, पर लाइसेंस की सख्ती बना रखी है। बहुत ज़्यादा बाजार चाइना खोलने को तैयार नहीं हुआ है। जी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के बीच विवाद अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि मस्क के साथ उनके रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। उधर मस्क ने एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम होने को लेकर जो ट्वीट किया था उसे डिलीट कर दिया। माना यह जा रहा है कि दोनों के बीच का विवाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा पर भी भारी पड़ सकता है। मस्क ने नासा के साथ हुए करार रद्द करने की भी धमकी दी हुई है। सर, अब मस्क से झगड़ा ट्रंप को क्या भारी पड़ सकता है? कहाँ भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? विपुल जी, राजनीतिक रूप से तो ट्रंप पर भारी पड़ा, क्योंकि मस्क के विरोध के बाद और मस्क की तरफ से ये सब कहने के बाद रिपब्लिकन पार्टी थोड़ा बिखर सी गई है। रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो मस्क की आपत्तियों से सहमत हैं कि जो टैक्स बिल आया है ये अमेरिका पर कर्ज का भी बोझ बढ़ाएगा और अमेरिका के वित्तीय सुधार जो पहले से ही टूटे हुए हैं उनको और ज़्यादा तोड़ देगा। तो राजनीतिक तौर पर ट्रंप कमज़ोर पड़े हैं, संभालने की चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं। पर इससे अलग अमेरिका में मस्क की नाराज़गी, और ये बड़ा बेहद संवेदनशील मामला है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर से निकल कर आता है कि अमेरिका में मस्क की नाराजगी नासा पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दुनिया की जो सबसे बड़ी टॉप एपेक्स स्पेस एजेंसी है, उसकी कितनी निर्भरता सिर्फ एक व्यक्ति पर और एक व्यक्ति की तकनीक या एक व्यक्ति की कंपनी पर है, ये बताता है कि अमेरिका कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी कैसे छोटी छोटी निर्भरताओं पर केंद्रित है। अब मस्क ने क्या कहा? मस्क ने कहा कि वो स्पेसएक्स का जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है उसे बंद कर दिया जाएगा। इसको बंद करने का मतलब विपुल जी आप समझिए कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाने का कि बस खत्म।
ये बस वापस ले लेंगे वो, तो इसके बिना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक लोगों को पहुंचाया जा सके, क्योंकि इसके लिए स्पेस एक्स का या मस्क का केवल एक ड्रैगन कैप्सूल है। इतनी बड़ी निर्भरता है। बोइंग का एक स्टार लाइनर प्रोजेक्ट है जो अभी तक उड़ान के लिए तैयार नहीं। अब आपको मालूम स्थिति क्या बन रही है अमेरिका में कि नासा ने और पेंटागन ने ब्लू ओरिजिन रॉकेट लैब और सियरा स्पेस से बातचीत करनी शुरू की है कि वो कुछ ऐसा रॉकेट क्रिएट करें जिससे कि अगर मस्क से रिश्ते बेहद खराब होते हैं और उनका ड्रैगन कैप्सूल नहीं मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशंस को जो अंतरिक्ष में है उन्हें संचालित किया जा सके और लोगों को भेजा जा सके। स्थिति यह है कि रूस के स्पेस शिप का इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती है अमेरिका के लिए मस्क पर निर्भरता के कारण। नासा के पास पैसे भी नहीं है, यह भी एक बड़ा चुनौती। नासा के बजट में बड़ी कटौती हुई है और इस वजह से नासा के करीब 40 बड़े मिशन खतरे में, 25% के आसपास नासा के बजट में कटौती हुई है जो दिख रही है। जी सर, अब नासा के पास क्या वाकई में संसाधन नहीं है? मतलब क्या वजह है कि नासा को लेकर के इतनी बड़ी धमकी दी गई? तो क्या नासा के साथ क्या समस्या है? विपुल जी, मस्क ने ट्रंप की और अमेरिका की जो सबसे कमजोर नस उसको पकड़ रखा है, क्योंकि अपने राजनीतिक प्रभाव से और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रता के साथ उन्होंने नासा पर की अपने ऊपर इतनी निर्भरता बढ़ा दी थी कि नासा के कार्यक्रमों में ट्रंप में मस्क की भूमिका बड़ी हो गई थी। अगर आप डेटा पॉइंट में देखें तो नासा के कुल बजट में ताजे कार्यक्रमों के तहत ट्रंप प्रशासन ने 25% की कटौती की है और स्पेस एक्स को इसके बदले करीब करीब $22 अरब के अनुबंध मिले थे, जिसमें स्पेस एक्स बहुत सारे मामलों में नासा के उपकरण तैयार करेगा। अब अगर ट्रंप और मस्क का झगड़ा जो कि लगभग घोषित हो चुका है और ट्रंप ने कहा है कि मस्क से उनका रिश्ता खत्म, दोस्ती खत्म, हम बात भी नहीं करेंगे, तो इसके बाद नासा के 40 स्पेस मिशन खतरे में पड़ गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्टेमिस मिशन है, मंगल का मिशन है और पृथ्वी का एक साइंटिफिक मिशन है, इस पर असर पड़ गया है। और सीनेट ने दरअसल हुआ यह था कि हाल में सीनेट ने आर्टेमिस वाला जो मून प्रोग्राम था उसके लिए $10 अरब मांगे थे। व्हाइट हाउस ने मंगल को प्राथमिकता दी। क्यों दी? क्योंकि वहां मस्क इन्वॉल्व थे। तब तक मस्क और ट्रंप की दोस्ती बेहद अच्छी थी कि और स्पेस एक्स को मंगल पर एक लैंडर का ठेका मिलने वाला था, यानी यहां से जो उपग्रह अंतरिक्ष में जाना था उस पर जो लैंडर लगा होना था उसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स बना रही थी। तो यह स्थिति है नासा की। ट्रंप के और मस्क के रिश्ते में, झगड़े में नासा बुरी तरह फंस गई है और नासा के पास अपने कार्यक्रमों को आगे चलाने के लिए अभी पर्याप्त तकनीक या फंड्स नहीं है। सर, यहाँ से इन दोनों के रिश्ते को किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से ये मस्क को नुकसान पहुँच सकता है? ट्रंप को के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर हम एलन मस्क की बात करें तो उनके जो एक्सपेंशन प्लान है, क्या उसको भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एलन मस्क की रिश्तेदारी ट्रंप के साथ राजनीतिक के साथ कारोबारी थी और बड़ा खुली कारोबारी रिश्तेदारी थी। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के बजट का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप को दिया, मस्क को दिया। $22 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा जो और भी कॉन्ट्रैक्ट पेंटागन ने दे रखे हैं, जो अमेरिका का पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वेशन का जासूसी के उपग्रह का कार्यक्रम है, उसमें स्टारलिंक की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी स्टारलिंक को लेकर दोनों ने कुछ नहीं कहा है कि स्टारलिंक के रिश्ते रहेंगे पेंटागन के साथ कि नहीं रहेंगे, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो फिर तो जो उपग्रह का कार्यक्रम है अमेरिका का पूरी दुनिया पे नजर रखने का, निगरानी का, सुरक्षा का, उस पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, मस्क को नुकसान है क्योंकि मस्क की सारी भविष्य की योजनाएं इसी पर निर्भर थी कि उनके ट्रंप के रिश्ते अच्छे रहेंगे और उनको अमेरिकी सरकार से बड़े तकनीकी प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। और इसीलिए हमने देखा कि टेस्ला को भी झटका लगा है, मस्क को भी के भी भविष्य की योजनाओं को झटका लगा। तो नुकसान दोनों का है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब निर्भरता राजनीतिक रूप से इतनी और आर्थिक निर्भरताएं एक दूसरे से मिल जाती हैं तो नुकसान तो मस्क का भी काफ़ी अधिक है। पर ट्रंप से अभी फिलहाल किसी सहमति और समझौते के संकेत नहीं मिले आज तक। कहना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने तौर तरीके बदल सकते हैं। जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दोनों के बीच सहमति समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर तो अभी टकराव बना हुआ है और इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता नासा को लेकर है, नासा की संभावनाओं को लेकर है। जी चलिए, तो यहाँ पे नजरें रहेंगी ये टकराव और कितना बढ़ता है, किस पर कितना असर होता है और आगे चल करके जो भी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपको बोनस पर ही जानकारी मिलेगी। सर, आप इस चर्चा में जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके बताएं। लगातार बोनस के साथ बने रहे।
मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।